हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के 10वीं क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का 9वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक की बात करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ तत्व दिए हुए हैं 3 तत्वों के समूह में, उनमें से आपको एक को नामित करना है जिसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। और तीसरा आपका बेरियम दिया हुआ है, बेरियम का परमाणु संख्या होता है 56। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है सर? लिथियम, इसका परमाणु संख्या होता है 3। आपका जो सोडियम है इसका परमाणु संख्या होता है 11। आपका नेक्स्ट पोटेशियम है, इसका परमाणु संख्या होता है 19। आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 10 होता है। और आपका जो आर्गन है सर इसका परमाणु संख्या 18 होता है। आपके चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। हीलियम आपने अभी जस्ट देखा है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। और जो नियॉन है इसका परमाणु संख्या 10 होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें से आपको 3 ऐसे तत्व बताने हैं जिसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 3 हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैस, नोबेल गैस एलिमेंट। क्या है सर? नोबेल गैस एलिमेंट है। और नोबेल गैस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहेंगे सर चूंकि हमसे 3 के समूह में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन मैग्नीशियम का दिया हुआ है, बाकी के हीलियम और नियॉन दिया हुआ है। और आपने अभी जस्ट बताया कि हीलियम और नियॉन क्या है? अक्रिय गैस है। तो इसके हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि नियॉन के बाहरी कक्षा में क्या होंगे सर? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हीलियम को छोड़ करके बाकी के जितने अक्रिय गैस हैं उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 2n²। तो आप कहते हैं कि सर परमाणु के कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही सर। तो हीलियम का पहला कक्षा ही क्या है सर? बाहरी कक्षा है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उनमें हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, एक खास बात और आपको ध्यान में रखना है कि अक्रिय गैस की, चाहे वो हीलियम का हो या फिर नियॉन का हो या फिर आर्गन का हो या फिर क्रिप्टन का हो या जेनॉन या रेडॉन, कुछ भी हो, तो हीलियम गैस की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? आप कहेंगे 0 होती है। अक्रिय गैस में हीलियम को छोड़ करके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। रही बात पहले ऑप्शन की, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कक्षा के आधार पे तो आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आप कहते हैं कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2n² रह सकता है, n कक्षा संख्या है। तो हम लोग जब रूल से इसको भरते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते होंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो अस्थायी होता है। तो कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए ही इलेक्ट्रॉन का लॉस और त्याग करती है। तो आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से अगर हम मैग्नीशियम के कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें
तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा एक है जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सर आपका ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, तब आप कहेंगे सर क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए देखते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है सर? 3। तो लिथियम का जो पहला कक्षा होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप कहेंगे क्यों सर? तो लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि तत्व का परमाणु संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, मतलब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरे कक्षा में कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरह आप अगर सोडियम के लिए लिखोगे तो आप कहोगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके पास कितना है सर? 11 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 10 हमने भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो किस में चला जाएगा? m कक्षा में चला जाएगा। तो m इसका बाहरी कक्षा, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है पोटेशियम। आप जब इसके लिए निकालेंगे तो आप कहेंगे सर KLm होगा, और यहाँ पे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी सर कितना जाएगा? 8 ही जाएगा। और फिर इसका जो चौथा कक्षा होगा उसमें 1 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए इसके पास 19 था, आपने 19 को भर दिया, 2, 8, 8 और 1। इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर कि जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपके स्टमक में होती है, तो जठर ग्रंथियाँ द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आपके स्टमक में कौन सी ग्रंथियाँ रहती है सर? तो जठर ग्रंथियाँ रहती है। कौन सी ग्रंथियाँ रहती है सर? जठर ग्रंथियाँ रहती है। और इस जठर ग्रंथि का मेन कार्य क्या होता है? आप कहते हैं सर ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। और ये जो सर HCl होता है ना, ये पेप्सिन एंजाइम के कार्य में क्या करता है सर? सहायक होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में, आपके स्टमक में जो जठर ग्रंथियां हैं वो क्या करती है? HCl स्रावित करती है। और ये HCl पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो आपके मन में खट से ये सवाल उठेगा कि सर पेप्सिन हमारे शरीर में किसको पचाता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर पेप्सिन जो है हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। किसके पाचन के लिए सहायक होता है सर? प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सर सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके ऑप्शन में लाइपेज भी दिया हुआ है। तो लाइपेज जो है वो शरीर में वसा के पाचन में सहायक होता है। और आपका जो ट्रिप्सिन दिया हुआ है ये पेनक्रियास से निकलता है, यानी कि अग्नाशय से निकलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। कोई तत्व है जिसके समस्थानिक का मास नंबर कितना है? 298 है। और आपसे कहा जा रहा है कि यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? क्या कहा जा रहा है कि कोई तत्व का समस्थानिक है। मान लीजिए कि आपका X कोई तत्व है और इस X तत्व का समस्थानिक है, आइसोटॉप है। इस X तत्व का आइसोटॉप है सर, समस्थानिक है Y, जिसका द्रव्यमान संख्या कितना है सर? जिसका द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? तो आपके क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298। कितना दिया हुआ है? 298। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस Y तत्व यानी कि जो X का समस्थानिक है, इसके नाभिक में
न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है सर? इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है 189। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इस समस्थानिक तत्व Y की परमाणु संख्या क्या होगी सर? राइट, परमाणु संख्या ही पूछा जा रहा है, एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है आपसे। आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा सवाल कैसे बनेगा? तो ध्यान में रखिए कि बहुत ही इजी सा सवाल है। आप देखिए आपके क्वेश्चन के कहे अनुसार सारा डाटा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका Y तत्व है, जो X का समस्थानिक है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 298 है। मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे, द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं सर कि A = P+N। मतलब क्या हुआ कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है? योग होता है। P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। तो देखिए आपके क्वेश्चन में N यानी कि न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है सर? 189। आपसे पूछा जा रहा है परमाणु संख्या Z = वाट। Z = वाट। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सर तत्व का जो परमाणु संख्या होता है Z, वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो मेरे मित्र अगर हमको ये पता चल जाए कि Y में कितना प्रोटॉन है तो हमको ये पता चल जाएगा कि सर Y की परमाणु संख्या क्या है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि सर परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो दिए गए डाटा के अनुसार हमको द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या निकालना है, परमाणु संख्या अपने आप निकल जाएगी। तो आप कहेंगे सर इतना आसान था। तो लीजिए आपका द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 298। प्रोटॉन की संख्या हमको निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 189। तो आप कहेंगे सर 298 माइनस 189 इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। आप 298 में से 189 को घटा लीजिए तो आप कहेंगे सर 9 9 18 हो जाएगा, फिर 8 1 9 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। मतलब क्या कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है सर? 109। आप यहाँ पे कह रहे हैं परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसका मतलब इस तत्व का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 109 है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सर ऑप्शन 1 जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बहुत ही आसान सा सवाल, मैंने आपको इससे पीछे के किसी सेशन में बताया है। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है। आप सभी को मैंने बताया था कार्बन मजबूत बंधन बनाता है इसीलिए क्योंकि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एज अ वन लाइनर के रूप में याद रखने का कोशिश करेंगे ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसका आप सटीक जवाब दे पाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद हैं। तो आप सभी अगर याद किए हुए हैं तो आप कहेंगे सर 32 तत्व मौजूद हैं, लेकिन आप सबों को तो ये याद रहता नहीं होगा और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको ये भी नहीं पता होगा कि सर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद अपने आंसर की बात कर लेंगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो पहले आप आवर्त सारणी को समझ लीजिए कि सर ये आवर्त सारणी क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, तत्वों के गुणों को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए अलग अलग तत्वों को जो सारणी बना करके आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत की गई है उसको हम लोग आवर्त सारणी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप तत्वों के गुणों को आसानी से याद रख पाएं और जिस तत्व के एक जैसे गुण हैं उसको आप सही से समझ पाएं। साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसमें किसी एक वैज्ञानिक का प्रयास नहीं रहा है,
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग प्रयास किया है, और जिसमें मेनली आपको क्या पूछा जाता है, तो डॉबरेनर के त्रियक नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डूमा का समूलक श्रेणी पूछा जाता है आपसे कि एग्जाम में मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाता है, और या फिर क्वेश्चन आपको आधुनिक आवर्त सारणी से रहता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मेंडलीव के आवर्त सारणी से इंस्पायर होकर बना हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी से इंस्पायर होकर बना हुआ है। और अगर आपके एग्जाम में कहीं पे ये क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे पहला वैज्ञानिक जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाया, तो आप कहेंगे सर मेंडलीव सबसे पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी आपने आवर्त सारणी लिखा है लेकिन इसके पीछे आधुनिक लगा दिया है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव का आवर्त सारणी फेल हो चुका था, तब मॉसले नामक वैज्ञानिक आए। तब कौन आए सर? मॉसले नामक वैज्ञानिक, और उन्होंने अपना एक नया आवर्त सारणी बनाया जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि मॉसले के आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है, और मेंडलीव बाबा के आवर्त सारणी को तो हम लोग ऐसे ही मेंडलीव का आवर्त सारणी बोल देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं, तो टोटल 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं सर? 7 आवर्त हैं। और टोटल वर्ग कितने हैं सर? तो टोटल आपके पास 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं सर? 18 वर्ग हैं। आप कहेंगे सर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि छठे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे आवर्त लिखा हुआ है सर, और यहाँ पे तत्वों की संख्या लिखा हुआ है। मैंने आपको पूरा लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आवर्त में कितना तत्व रहेगा सर? 2 तत्व रहेगा। दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में सर कितना रहेगा? 32, और सातवां में सर इतने तत्व के बाद जो कुछ भी तत्व आएंगे वो सब के सब कहाँ जाएंगे सर? तो 7वें आवर्त में जाएंगे। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से कंठाग्र कर लीजिएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में सर 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, और छठे में कितना होगा सर? 32। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आपको क्या कहा जा रहा है? एक संपीड़ित स्प्रिंग। अच्छा, संपीड़ित का मतलब क्या हुआ सर? संपीड़ित का मतलब हुआ कंप्रेस। क्या हुआ मतलब सर? कंप्रेस्ड। अच्छा, कंप्रेस्ड का मतलब समझते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दबाना। मतलब क्या कि आपका कोई स्प्रिंग है, ये समझ लीजिए कि आपका कोई स्प्रिंग है, जब आप इसको दबा देंगे सर, जब आप इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? इस तरह से हो जाएगा, मतलब दब के इतना छोटा हो जाएगा। पहले आपका ऐसा था, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, संपीड़ित कर दिया, तो ये कैसा हो गया सर? इस तरह से हो गया। तो क्या इसके कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं। मतलब क्या कि जो आपका संपीड़ित स्प्रिंग है इसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो आप कहेंगे सर किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और रिप्रेजेंट हम लोग PE से करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है फॉर्मूला? mgh होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपके दूसरे ऑप्शन में है रासायनिक ऊर्जा, तो सवाल ही नहीं उठती क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, इसका भी सवाल नहीं उठता क्योंकि गतिज ऊर्जा तब कहेंगे जब वस्तु के कणों में क्या हो? गति के चलते ऊर्जा उत्पन्न हो, तब हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा है विद्युत, तो इसको तो हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही दब जाएगा हाथ से, तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की भी बात नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। आपसे क्या पूछा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है।
कोई वस्तु है उसको उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाता है। आप सीधे कहेंगे सर उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक होगा और वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु जितना अनंत की ओर जाएगा प्रतिबिंब उतना क्या हो जाएगा, उसके फोकस पे केंद्रित होते चला जाएगा। क्योंकि हम सबों को मालूम है गोलीय दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और बड़ी। सही है या गलत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी कहीं भी वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। आपका दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटी। भैया वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी मेरा गलत ही है। और तीसरा ऑप्शन है आपका आभासी और छोटी, और चौथा ऑप्शन है आपका आभासी और बड़ी। तो बड़ा प्रतिबिंब की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते उत्तल दर्पण में, जब भी बनेगा तो आभासी और छोटा बनेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, और मैंने कई बार आपको बताया है। डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेरे मित्र एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे सर, डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों ने जो आवर्त सारणी को बनाने के लिए, आवर्त सारणी को पूरी तरह से निर्मित करने के लिए अपना नियम बनाया था, वो किस पे आधारित था? तो तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। लेकिन जब मोसले ने अपना आवर्त सारणी बनाया था, तो मोसले का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था? तो तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित था। किस पे आधारित था? तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित था। तो आप इस छोटे से कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर ये नहीं समझ पाए, तो डॉबरेनर ने तिर्यक नियम दिया था जिसको हम लोग ट्राइड रूल कहते हैं। इसके अनुसार क्या कहा गया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। मतलब ए बी सी अगर कोई मेरा 3 तत्व हो और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा हो, तो बीच में जो आपका तत्व बी है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो ए और सी का क्या होगा? औसत होगा। ऐसा ये डॉबरेनर का ट्राइड रूल कहता है, डॉबरेनर का तिर्यक नियम कहता है। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या बताया? तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के जैसा होगा। और इस नियम को क्या बोला जाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला जाता है, जो कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। लेकिन जब मेंडलीफ बाबा ने अपना आवर्त सारणी बनाया तो इन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं सर? आवर्त फलन होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के लिए क्या नियम बनाया था सर? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के लिए आवर्त नियम बनाया, जो किस पे आधारित था? परमाणु भार पे आधारित था। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे तब मोसले ने क्या आवर्त नियम दिया था? तो याद रखेंगे सर, मोसले ने बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। तो ये बात किसने बताई? मोसले ने बताई। तो मोसले का आवर्त सारणी किस पे आधारित हो गया? परमाणु संख्या पे आधारित हो गया। अब बाकी के जो 3 हैं इसका आवर्त सारणी किस पे आधारित हो गया? आप कहेंगे सर परमाणु भार पे आधारित हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी तो आप जस्ट बताए हैं कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया था कि तत्वों का रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 5.6 kWh इक्वल टू व्हाट? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपसे पूछा जा रहा है 5.6 kWh में कितना जूल होगा? एक से आसान और कोई सवाल होगा? आप कहिएगा सर 5.6 गुना 3.6 इंटू 10⁻6
यही आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है 21 नंबर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका मास कितना है, 80 केजी है, और इस वस्तु का वेग कितना है सर? तो इस वस्तु का वेग है 60 मीटर पर सेकेंड। भैया आपसे पूछा जा रहा है संवेग, यानी कि P = वाट। मेरे मित्र, आप सबों को पता है संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपसे संवेग ही पूछा जा रहा है। संवेग का फार्मूला होता है सर वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग। वस्तु का द्रव्यमान है 80 केजी, वस्तु का वेग है सर 60 मीटर पर सेकेंड। दोनों को गुना कीजिएगा सर, कितना हो जाएगा? 4800। अच्छा देखिए, इसका यूनिट भी लगा दीजिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में यूनिट भी है। तो आप सभी क्या कहते हैं सर? मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का, वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो भैया केजी मीटर पर सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख लो, या फिर 4800 केजी मीटर सेकेंड पर -1 पावर के रूप में दे दो। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में ये कहाँ पे है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 में हमारा ये चीज़ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? आप सभी कहेंगे सर पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। मैंने कई बार आपको इस सेशन में भी बताया है, और ध्यान में रखेंगे कि आपका जो पेरेन्काइमा होता है सर, आपका जो पेरेन्काइमा होता है, इसको हिंदी में हम लोग कौन सा उत्तक बोलते हैं? तो सर इसको हिंदी में हम लोग मृदु उत्तक बोलते हैं। कौन सा उत्तक बोलते हैं सर? मृदु उत्तक बोलते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके ऑप्शन में पेरेन्काइमा दिया हुआ है, कोलेन्काइमा दिया हुआ है, एस्केलेरेन्काइमा दिया हुआ है। तो पेरेन्काइमा तो आपका आंसर ही है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि ये पेरेन्काइमा, एस्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है सर? पौधों के, किसके सर? पौधों के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्यों? क्योंकि परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एस्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यू के उदाहरण हैं, और जाइलम और फ्लोएम किसके उदाहरण हैं? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के उदाहरण हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, तो आपका जो एस्केलेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा है वो क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम अगर मिला तो आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, और मैंने आपको शुरुआती सेट में ही ये सब चीज़ बताया था। एक जगह गलत भी हो गया था, तो मैंने आपको सुधार करके बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो आपको पता है कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, आप कहते हैं सर कि मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। और जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं उसका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। आप क्या कहेंगे सर? 3 कक्षीय हृदय होता है। मतलब क्या कि रेप्टाइल्स के शरीर में, रेप्टाइल्स के बॉडी में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, अब आपको इससे संबंधित कोई और भी सवाल पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।